बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला ये केस था साल 2020 का, जब देश भर में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया था। और तभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में तहलका मचाकर रख दिया था। मामला डबल मर्डर केस का था और ये मर्डर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित रेलवे के एक बड़े अधिकारी के बंगले पर हुआ था। मामला इतना वीआईपी था कि महज 4 से 5 घंटे के अंदर ही पुलिस ने ये पूरा केस सॉल्व करके रख दिया था। लेकिन इसके बावजूद केस इतना मिस्टीरियस रह गया था और आगे ये केस बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने की हद तक पहुंच गया था। तो आखिर क्या है इस केस की पूरी कहानी? हत्या किसकी वजह से हुई थी, हत्या किसने की थी और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ था, चलिए जानते हैं। और सब कुछ डिटेल से सिलसिलेवार तरीके से आज मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। इस केस में बाप बेटी के बारे में जो बातें सामने आई थी उसे सुनकर यकीनन आप सभी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्राइम अड्डा पर और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल क्राइम अड्डा को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पोर्श इलाके गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के विवेकानंद मार्ग स्थित बंगला नंबर 9 की है और अगस्त 2020 में ये बंगला रेलवे के बड़े अधिकारी आर.डी. वाजपेयी के परिवार का एक आशियाना हुआ करता था। 1998 बैच के अधिकारी रेलवे के अधिकारी आर.डी. वाजपेयी का कुछ समय पहले ही लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। दिल्ली में फिलहाल आर.डी. वाजपेयी रेलवे बोर्ड के स्पोक पर्सन के पद पर कार्यरत थे और तब देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल हुआ करते थे। ड्यूटी के चक्कर में आर.डी. वाजपेयी 29 अगस्त 2020 को दिल्ली में थे, जबकि उनकी पत्नी मालिनी दत्त वाजपेयी, बेटा सर्वदत्त वाजपेयी और एक 15 साल की बेटी लखनऊ के इसी बंगले में रहा करते थे। बेटी फिलहाल लोरेटो हाई स्कूल में 9th क्लास में थी और वो प्रोफेशनल शूटिंग की प्लेयर भी थी। इसने बहुत कम उम्र में ही कई बड़े शूटिंग टूर्नामेंट्स भी जीते हुए थे और बेटा गोमती नगर संस्कृति यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। क्योंकि घटना के समय लड़की नाबालिग थी और इसलिए कहीं भी हम आर.डी. वाजपेयी की बेटी का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर, 29 अगस्त को आर.डी. वाजपेयी का जन्मदिन था, मगर काम की वजह से वाजपेयी लखनऊ में परिवार के साथ नहीं थे। इसलिए वाजपेयी की पत्नी और बेटा फैसला करते हैं कि उनका बर्थडे घर पर ही मनाएंगे और वाजपेयी शाम में ही उस प्रोग्राम में वीडियो कॉल के माध्यम से शामिल भी होंगे। सब कुछ प्लान करने के बाद दोपहर के समय मालिनी और सर्वदत्त कमरे में बैठकर आराम करने के लिए चले जाते हैं, जबकि उनकी बेटी भी अपने कमरे में चली जाती है। अभी दोपहर के लगभग 3 ही बजे हुए थे। आर.डी. वाजपेयी के सास ससुर यानी कि मालिनी के माता पिता मालिनी के सरकारी बंगले से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नगर इलाके में रहते थे। लगभग 3 बजे के आसपास शाम में आर.डी. वाजपेयी की बेटी घबराई हुई आवाज में अपनी नानी को फोन करती है और उनसे कहती है कि मैं भाई और माँ को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो उठ नहीं रहे हैं। उनकी हालत उनकी कुछ ठीक नहीं लग रही है। जितनी जल्दी हो सके आप एम्बुलेंस लेकर यहाँ आ जाइए। इतना कहने के बाद वो लड़की फोन पर ही जोर जोर से रोने लगती है। लड़की के रोने की आवाज सुनकर मालिनी की मां घबरा जाती है और वो तुरंत इस बात की जानकारी अपने पति को देती है और फिर दोनों बस कुछ ही मिनटों के अंदर भागते हुए आर.डी. वाजपेयी के बंगले पर पहुंच जाते हैं। नाना नानी और परिवार के दूसरे सदस्यों को देखकर लड़की और भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और उनको एक कमरे की तरफ आने के लिए इशारा करती है। और जब सभी लोग कमरे की तरफ जाते हैं और वहाँ का नजारा देखते हैं तो वहाँ के नजारे को देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ उन्हें नजर आता है कि कमरे में मालिनी और उनका बेटा सर्वदत्त
खून से लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ था। वहां मौजूद लोग उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों की ही ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां पर मौजूद लोग जल्द से जल्द इमरजेंसी नंबर 112 पर फोन कर देते हैं। बस चंद मिनटों के अंदर ही एम्बुलेंस भी बंगले के बाहर पहुंच जाती है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच जाते हैं। कमरे में ही मेडिकल टीम द्वारा दोनों का परीक्षण किया जाता है और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। दोनों के सर पर गोली लगी हुई थी। इतने वीआईपी इलाके में एक बड़े सरकारी अधिकारी की पत्नी और बेटे की दिन दहाड़े हत्या की खबर पूरे प्रशासन में हड़कंप मचाकर रख देती है। इस बात की जानकारी दिल्ली में काम कर रहे आर.डी. वाजपेयी को भी दे दी जाती है। चूँकि वाजपेयी पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल के करीबी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे, इसलिए मामले की जानकारी पीयूष गोयल को भी हो जाती है। तुरंत पीयूष गोयल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन करके मामले की जानकारी देते हैं और उनके मामले में तुरंत आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध भी करते हैं। क्योंकि अब इस मामले में दिल्ली और लखनऊ भी इन्वॉल्व हो चुका था, इसलिए राज्य के आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं और इस क्रम में सबसे पहले डीजीपी एच.सी. अवस्थी मौके पर पहुंचते हैं और अपनी जांच शुरू कर देते हैं। घटना के समय इस घर में इन तीनों माँ बेटे और बेटी के अलावा एक नौकर भी था। सबसे पहला शक नौकर के ऊपर ही जाता है कि कहीं नौकर ने तो कुछ गलत नहीं किया है, मगर शुरुआती ही कुछ देर की जांच के बाद नौकर शक के दायरे से बाहर हो जाता है। अब पुलिस दूसरे एंगल से जांच करना शुरू कर देती है कि कहीं बाहर से आकर तो किसी ने इन दोनों की हत्या नहीं कर दी थी, मगर जल्द ही पुलिस इस संभावना को भी खारिज कर देती है, क्योंकि जांच में कहीं से भी घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति के आने के संकेत नहीं मिल पाए थे। और अब इस मामले में अगर पुलिस की कोई मदद कर सकता था तो वो थी इस घर में मौजूद लड़की। जब पुलिस वाले इस लड़की से पूछताछ शुरू करते हैं तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और कहती है कि जब पापा आएंगे तभी मैं पापा को ही सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन ये घटना घटी थी उस समय तक देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ चुका था और हवाई जहाज का परिचालन भी बंद हो चुका था। इसलिए मामले की जानकारी मिलने के बाद आर.डी. वाजपेयी कार से ही दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। बेटी की जिद थी कि पिता के आने के बाद ही वो सब कुछ बताएगी, मगर फिर भी पुलिस वाले अपने संयम और समझदारी से जांच आगे बढ़ाते रहते हैं और लड़की से इस घटना के बारे में कुछ जानकारी निकालने की शुरुआत कर ही देते हैं। इस पूछताछ के दौरान लड़की अजीबोगरीब हरकत करती रहती है और वो हरकतें हैं घर में भूत प्रेत होने जैसी बातें करना। इन सब बातों के दौरान पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि लड़की लगातार अपने दोनों हाथों को छुपा रही है और वो लगातार दुपट्टे को भी संभाल रही थी कि हाथ पर किसी की नजर ना पड़ पाए। लड़की की इस हरकत को देखकर पुलिस वाले उसे हाथ से दुपट्टा हटाने को कहते हैं, मगर वो लड़की दुपट्टा हटाने से मना कर देती है। फिर पुलिस के कुछ अधिकारी प्यार से समझाते हुए लड़की के हाथ से दुपट्टा हटाते हैं और जैसे ही दुपट्टा हटता है सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि लड़की के दोनों हाथों पर कम से भी कम 100 से भी ज्यादा कट के निशान मौजूद थे और कुछ जख्म तो बिल्कुल ताजा और गहरे थे। हथेली पर घाव इतना ज्यादा ताजा था जैसे मानो हथेली को अभी अभी थोड़ी देर पहले ही काटा गया हो। हथेली पर बैंडेज बना हुआ था। इसके बारे में जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वो कुछ भी क्लियर बताने से मना कर देती है और अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर देती है। इसी बीच जब पुलिस वाले लड़की के कमरे की तलाशी लेते हैं तो कमरे में कुछ अजीब सी भूत प्रेत वाली किताबें मिलती है। लड़की के कमरे के बाथरूम में मिरर पर डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा हुआ था और इसके एकदम बीचों बीच में एक गोली दागी हुई मिलती है। घर में लड़की का लाइसेंसी पिस्टल भी मिलता है, क्योंकि लड़की प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसे बंदूक का लाइसेंस मिल चुका था। इसी लाइसेंसी बंदूक से 3 गोली फायर की गई थी और घटना वाले समय भी घर में 3 ही गोली चलने के सबूत मिलते हैं। एक गोली सर्वदत्त के सर पर मारी गई थी, दूसरी गोली मालिनी के सर पर मारी गई थी
और जबकि एक गोली बाथरूम के शीशे पर डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखकर उसके एकदम बीचों बीच में चलाई गई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में ही संकेत मिलने लग जाते हैं कि ये दोनों हत्याएं किसी और ने नहीं बल्कि इसी लड़की ने की थी। फिर भी पुलिस वाले आर.डी. वाजपेयी के लखनऊ पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। जब आर.डी. वाजपेयी लखनऊ पहुंचते हैं तो उनकी बेटी उनसे लिपट कर रोने लगती है और फिर उनसे कहना शुरू करती है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो भूत ने किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लड़की लगातार इधर उधर की बातें करके पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश करती रहती है, मगर जब पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती दिखाने लगते हैं तो तुरंत ही लड़की अपनी मां और भाई की हत्या की बात को कबूल कर लेती है। साथ ही वो कहती है कि घर में एक भूत है जिसने उसे इन सब को मारने के लिए कहा था। पूछताछ में लड़की ये भी कहती है कि मैं उस भूत के बारे में पिछले काफी समय से अपनी माँ और भाई को बताया करती थी, मगर उन दोनों लोगों ने भूत के होने पर बिल्कुल भी यकीन नहीं दिखाया था। पूछताछ में खुलासा ये भी होता है कि जब मालिनी वाजपेयी अपने बेटे के साथ आराम करने चली जाती है तब लगभग 3 बजे के आसपास उनकी बेटी अपनी लाइसेंसी पिस्तौल लेकर अपनी मां के कमरे में दाखिल होती है और फिर बिना किसी को कुछ कहे सीधा फायर करके अपनी मां के सर पर गोली मार देती है। क्योंकि लड़की ऑलरेडी प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकता है और गोली सीधे उसकी मां के सिर के बीचों बीच में जाकर लगती है, जिससे उन्हें उफ करने का भी मौका नहीं मिल पाता है और तुरंत ही उनके मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। लड़की का भाई पास में ही आराम कर रहा था। वो कुछ समझ पाता इससे पहले लड़की उसके सिर पर भी गोली मार देती है और वो भी वहीं पर ढेर हो जाता है। दोनों को गोली मारने के बाद वो पास में ही रखी हुई एक बेडशीट से इन दोनों के शरीर पर डाल देती है और फिर वो अपनी नानी को फोन करके कहानी बताना शुरू कर देती है। घटना के लगभग 4 घंटों के बाद ही पुलिस वाले खुलासा कर देते हैं कि रेलवे अधिकारी आर.डी. वाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही नाबालिग बेटी ने की है। हालांकि पुलिस वाले साथ में ये भी बताते हैं कि लड़की की स्थिति से पता चलता है कि वो गहरे डिप्रेशन में है और उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने डिप्रेशन की हालत में अपनी मां और भाई की ये हत्या की थी। पुलिस ने ये भी बताया कि लड़की की दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पिछले कई दिनों से वो खुद को ही चोटीला बनाए जा रही थी। पुलिस लड़की के पास से एक ब्लेड और रेजर भी बरामद करती है, जिससे वो अपने हाथ काटा करती थी। इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब आर.डी. वाजपेयी पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाते हैं। वो अपने बयान में अपनी बेटी को अपने पत्नी और बेटे का कातिल मानने से बिल्कुल मना कर देते हैं और वो ये दावा करते हैं कि उनकी बेटी ने ये हत्याएं नहीं की है बल्कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति ने घुसकर ये सब कुछ किया है। इसलिए वो हत्या का आरोप अज्ञात पर लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। इसी बीच घर में मौजूद दोनों लाशों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार भी करवा दिया जाता है। लड़की की हालत तब तक इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपनी मां और भाई के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाती है और वो अपनी नानी के साथ उनके घर पर ही रहती है। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं और लड़की के बयान पर सबूतों के आधार पर लड़की को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। इसके बाद लड़की को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में सबसे पहले लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जहां उसे डिप्रेस करार कर दिया जाता है। फिर लड़की को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां आर.डी. वाजपेयी अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे जेल में रखने की बजाय उनके घर में ही कस्टडी में रखा जाए। कोर्ट आर.डी. वाजपेयी की इस रिक्वेस्ट को मान लेता है और फिर लड़की को अपने घर में ही कस्टडी में रखा जाता है। साथ ही में सिविल ड्रेस में पुलिस वाले भी उसी घर पर तैनात कर दिए जाते हैं। आगे इस मामले में पुलिस बहुत कुछ तो नहीं कर पाती है, क्योंकि लड़की दिमागी तौर पर बीमार पाई गई थी। इसका इलाज साइकाइट्रिस्ट द्वारा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में शुरू हो जाता है। आगे इस केस में लड़की के खिलाफ बहुत कुछ नहीं हुआ था और जल्द ही उसे अदालत द्वारा बेल भी मिल जाती है
और फिर कुछ महीनों बाद लड़की अपने पिता के साथ दिल्ली में ही रहने चले जाते हैं। धीरे धीरे लोग इस केस को भी भूल जाते हैं। इसी बीच लगभग 1 साल का समय बीत जाता है और तभी एक बार फिर से आर.डी. वाजपेयी और उनकी बेटी जबरदस्त तरीके से चर्चा में आ जाते हैं और इस बार दोनों के चर्चा के आने की वजह बहुत ही शर्मनाक और भयानक थी। जिस नाबालिग लड़की पर पागलपन की हालत में अपनी मां और भाई की हत्या का आरोप लगा गया था, वही लड़की 23 नवंबर को अपने पिता आर.डी. वाजपेयी तथा अपनी बुआ पिंकी तिवारी के खिलाफ अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए शिकायत करती है कि उसके पिता साल 2013 से ही उसका शोषण कर रहे थे। इतना ही नहीं, लड़की दावा करती है कि मां और भाई की मृत्यु के बाद जब वो दिल्ली में अपने पिता के साथ रहने गई तो वहां पर उसकी बुआ ने जबरदस्ती उसे पिता के कमरे में भेजना शुरू कर दिया था। लड़की अपने पिता और बुआ पर इतने गंभीर आरोप लगाती है कि पिता और बुआ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज तो किया ही जाता है, इसके अलावा इन दोनों पर छेड़खानी के धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। चूंकि बेटी ने अपने पिता और बुआ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, इसलिए मामला दर्ज होने के बाद ये दोनों आरोपी स्थानीय अदालत में जाकर अरेस्ट स्टे ले लेते हैं, यानी पुलिस उन्हें चाह कर भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस पर केस के मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो अदालत में साबित हो गया है कि लड़की ने डिप्रेशन में आकर ही अपनी मां और भाई की हत्या की थी, इसलिए इसके खिलाफ कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं की गई और मामला आज भी अदालतों में फाइलों में ही कैद पड़ा हुआ है। वहीं लड़की ने जो आरोप अपने पिता और बुआ पर लगाया था, उस मामले में दोनों आरोपी बताते हुए पुलिस ने साल 2022 में चार्जशीट फाइल कर देती है। फिलहाल ये मामला अदालत में ही चल रहा है। दोस्तों, ये पूरी कहानी जानने के बाद आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगली कहानी यानी कि अगली केस स्टडी आप किस टॉपिक पर और कौन सी घटना के बारे में कहानी सुनना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने पूरे परिवार के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर हो सकता है कि किसी को सतर्क कर दे उनके जीवन को बचाने के लिए। मिलती हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।